नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 9 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी उसका टाइटल है फार्मर्स स्टिर द न्यू डायमेंशन इन यूपीज पॉलिटिक्स। हिंदी में मतलब है किसानों का आंदोलन यूपी की राजनीति में नया आयाम। पुरानी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक भाषा को इसकी पुनर्प्राप्ति खुले तौर पर भाजपा की विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला कर संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम द्वारा आयोजित किसान महापंचायत के लिए उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर के सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हुए। महापंचायत भारतांग राकेश कैद 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांगों को दोहराया। श्री टिकैत और उपस्थित अन्य किसान नेताओं ने आगामी 2022 राज्य विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की। किसान नेताओं ने सर्वसम्मति 3 से 4 लानों के साथ मिलकर अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सांप्रदायिक सद्भाव की अपील। धर्मनिरपेक्ष बनाम विभाजनकारी पुरानी धर्म राजनीतिक भाषा यह पुनर्प्राप्ति भाजपा की विभाजनकारी और सांप्रदायिक राज का खुले तौर पर मुकाबला करती है। 2014 के आम चुनाव के बाद स्थानीय और राष्ट्रीय परिदृश्य पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से धार्मिक और जात के आधार पर महिलाओं और युवा किसानों ने मुजफ्फरनगर में पंचायत में भाग लिया। यह आश्चर्य की बात है कि चल रहे किसान आंदोलन तौर पर लिंग और पर्यावरण के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और उन्हें उनका सही स्थान प्रदान किया गया है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत विभिन्न संगठनों के अभिसरण और हाशिए के समूह आवाज के लिए जगह को सक्षम करके न केवल धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव की भाषा को पुनः प्राप्त किया है, बल्कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की राजनीतिक आधिपत्य को चुनौती देने की सतर्क क्षमता भी दिखाई है। अगले साल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव सद्भाव संदेश 2013 में साम्प्रदायिक क्षेत्र को आधार पर ध्रुवीकृत कर दिया था। भाजपा के अस्तित्व ने एक जाति विवाद को पूर्व सांप्रदायिक दंगों में बदल दिया, जिसने 2014 और 2019 आम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा को लाभान्वित किया, क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न दरार पैदा की बल्कि कानून और की समर्थन आधार समाज राज में बेटे कैश गए और समर्थक पिछले कुछ वर्ष धर्म हालांकि बात है जो भाजपा सरकार सहित विरोध कर प्रयास अभी भावना अपील जिसे विरोध का ग्रामीण पश्चिम प्रदेश माहौल में इस महापंचायत में का साहस राजनीतिक वक्त राजदलों भारत की विरासत बनाए रखे कर्तव्य को निभाने का है। सांप्रदायिक सौहार्द अपनी अपील श्री टिकैत और अन्य नेताओं ने क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा को स्पष्ट किया है। श्री टिकैत और अन्य नेताओं ने सांप्रदायिक विभाजन से प्रभावित किया और नफरत और हिंसा का मुकाबला करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा वे बांटने की बात करते हैं, हम एकजुट होने की बात करते हैं। भाजपा की पहचान भारत की राजनीति किसी बोर्ड बात है और गाँव जाकर हिंदू और मुस्लिम का सामना करते रहे। सभाओं में कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर धारण हुए मरम्मत करने धर्म और जाति एकता को पुनः स्थापित करके धर्म और जाति किसानों के लिए आम मंच बनाने का प्रयास। मिशन 2022 आशा। मुजफ्फरनगर किसान पंचायत एक राष्ट्रीय अंतर्गत भाजपा सरकार कृति और प्रक्रिया कमी के साथ किसान गाँव भी के बाद वोट करना कोई वोट कानून की घोषणा और और अगला विधानों भाजपा और फैला है कि कृषि हर घर में कई व्यापक चुनाव मताओं जब वे और के 2 गुने होने डीजल और उर्वरकों की बढ़ती लागत का सामना करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गन्ना मिलों के किसानों को बकाया भुगतान ने सभी पीढ़ी जाति और धार्मिक आधार पर किसानों और मजदूरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कड़े पशु वध उपायों ने पहले से ही टूटे हुए किसानों को तबाह कर दिया है, क्योंकि आवारा मवेशी खेतों को लूट रहे हैं और फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक और बड़ा झटका दिया है, बल्कि शहरी नौकरियों की एकजुटता को भी उजागर किया है। बड़ी संख्या में युवा किसानों की भागीदारी एक बार में चल रहे कृषि संकट और बेरोजगारी की वृद्धि की व्याख्या करती है, जिसने ग्रामीण शहरी अनिश्चित वर्ग का एक बड़ा वर्ग बनाया है, जहां उभरता हुआ व्यापक गठबंधन और एकजुटता आशा और राजनीति का एक नया व्याकरण पैदा करती है। प्रतिस्पर्धी
दलीय राजनीति और मौजूदा सामाजिक आर्थिक विभाजन मिशन 2022 के लिए कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। चल रहे किसान आंदोलन खुद को राजनीतिक में परिवर्तित करने का कोई संकेत नहीं दिखा पाता है। इस मामले में किसान मतदाता मौजूदा राजनीतिक दलों पर निर्भर हैं, जो पहले से ही भाजपा के प्रचार, संगठनात्मक कौशल और राजनीति के सामने भाप खो चुके हैं और विफल हो गए हैं। वास्तव में उनमें से कुछ ने हिंदुत्व का नरम संस्करण अपनाकर भाजपा की शैली की नकल करना शुरू कर दिया है। यूपी की राजनीति आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल जैसे विपक्षी राजनीतिक दल एक ही पाई के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसलिए यह जानना जल्दबाजी होगी कि ये प्रतिस्पर्धी दल अपने हितों से कैसे समझौता करेंगे और एकजुट विपक्ष का गठन करेंगे। इसके अलावा जाट अब राजनीतिक रूप से एकजुट समूह नहीं है, क्योंकि वे 1970 और 1980 दशक में एकजुट थे। जाटों के बीच महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग के नेतृत्व में उभरती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने संजीव बालियान जैसे नए नेताओं को जन्म दिया है, जिन्होंने भाजपा की राजनीति की शैली का फायदा उठाने के लिए एक खाई खोल दी है। इसके अलावा मौर्य, निषाद और गडेरिया जैसी सबसे पिछड़ी जातियों के किसान शायद ही बीकेयू के सहयोगी रहे हों और चरण सिंह द्वारा लोकप्रिय किसान पहचान का हिस्सा रहे। इन किसानों को प्रमुख जमींदार किसानों के शिकार के रूप में पेश करके भाजपा ने उन्हें हिंदुत्व के नए योद्धाओं के रूप में हथियार बना दिया है। इन सीमाओं के बावजूद मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत ने सामाजिक आर्थिक अन्याय को पर्यावरण और लैंगिक मुद्दों से जोड़कर भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की विरासत को पुनः प्राप्त करने का रास्ता दिया है। बातचीत थी सत्येंद्र कुमार जी के साथ, जो जेबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र पढ़ाते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज और अगली न्यूज का टाइटल है ग्रीन हाइड्रोजन अ न्यू एले फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर। चलिए इसे पढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन शून्य कार्बन भविष्य के लिए एक नया सहयोगी। यह एक विकल्प के रूप में वास्तव में स्वच्छ ईंधन के रूप में और दुनिया के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की सहायता करने का वादा करता है। वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट वर्षों से जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक ईंधन की खोज में लगे हुए हैं, जो प्रति वर्ष 830 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। बदले में मानव प्रेरित वैश्विक ताप को उत्प्रेरित करते हैं। लगभग 195 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययनों ने विशेष रूप से एशियाई देशों के लिए जलवायु भेद्यता के महत्वपूर्ण मुद्दे का संकेत दिया है। 1 से 12 नवंबर 2021 में ग्लासगो में पार्टियों का आगामी 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्रीन हाउस गैसों और जलवायु अनुकूलन उपायों को कम करने के लिए समन्वित कार्य योजना को फिर से जांच करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारें ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हमारे उद्योगों को शक्ति प्रदान करने और हमारे घरों को कार्बन डाइऑक्साइड का शून्य उत्सर्जन ऊर्जा से भरपूर स्रोत। हाइड्रोजन ग्रह पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, लेकिन अपने शुद्ध रूप में शायद ही कभी हमें इसकी आवश्यकता होती है। इसका ऊर्जा घनत्व डीजल से लगभग 3 गुना अधिक है। यह घटना इसे ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत बनाती है, लेकिन चुनौती LH2 तरल हाइड्रोजन को संपीड़ित या द्रवित करना है। इसे स्थिर 0 से 253 डिग्री सेल्सियस 0 से 163 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान से नीचे, जिस पर तरल प्राकृतिक गैस LNG संग्रहित किया जाता है, पर रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें इसकी अत्यधिक लागत का उपयोग करने से पहले शामिल होता है। इस एनर्जी कैरियर की उत्पादन तकनीक इसके अनुप्रयोगों के आधार पर भिन्न होती है। विभिन्न रंगों जैसे कि ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन आदि के साथ नामित। ब्लैक हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होता है, जबकि गुलाबी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित होता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग करना अधिक महत्व, अर्थात परमाणु ऊर्जा
ऊर्जा से स्रोत परमाणु ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन उभरती हुई नई धारणा एक शून्य कार्बन ईंधन है जो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पवन और सौर से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभाजन करके बनाया जाता है। ये हरित हाइड्रोजन का उपयोग प्राकृतिक स्रोतों, पवन या सौर प्रणालियों से बिजली उत्पादन के किया जाता है। शुद्ध शून्य सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। वर्तमान में 0.1% से कम या कहें 75 मिलियन टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, जो 284 GW बिजली पैदा करने लागत की बाधा। ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को एक प्रमुख बाधा माना गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRA के अध्ययन के अनुसार इस ऊर्जा के हरित स्रोत की उत्पादन लागत वर्ष 2000 तक लगभग $1.5 प्रति रोग सतत और चाल अप्रयुक्त भूमि वाले देशों को उम्मीद है। विभिन्न रूढ़िवादी उपायों को वैश्विक जनसंख्या दर बढ़ रही है। ग्रह पर हर साल लगभग 9 जुड़ते हैं। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वर्ष 2040 तक मांग 5% का अनुमान लगाया है। इस प्रकार नेट जीरो उत्सर्जन द्वारा बिजली उत्पादन हासिल करने का सबसे अच्छा समाधान होगा। ग्लोबल वार्मिंग पर विशेषज्ञता देशों का लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे। यह परंपरागत जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने में भी एक छलांग होगी। 2018 में जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप 8.7 मिलियन लोगों की समय से पहले मृत्यु हो गई। सत्ता का भूखा भारत। IEA के पूर्वानुमान के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाद और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ से आगे निकलकर दुनिया का तीसरा ऊर्जा उपभोक्ता बन। आज खतरों को महसूस करते हुए अर्थव्यवस्थाओं के लिए शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन उपयोग पर निर्भरता को कम करने के लिए दुनिया भर से कई नवीन प्रस्ताव देखो। कम लटके फलों को तोड़ने के लिए उच्च पैमाने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देश दिन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, या कि निर्माण की प्राथमिकता दे रहा है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए बैंक करके देश के उत्तरी भाग $5 बिलियन एक साल ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण का स्थापित करने काम कर रहा है, जो बेल्जियम जीत बड़ी खबर करता है। भारत धीरे धीरे आपका खुलासा कर रहा है। भारतीय इंजन को रेट्रोफिटिंग करके हाइड्रोजन तेल प्रौद्योगिकी आधारित ट्रेन की देश पहले प्रयोग घोषणा किया। उत्तर रेलवे तहत सोनीपत और 89 किलोमीटर खंड पर चलेगा। यह परियोजना केवल सालाना कई लाख डीजल बचत करेगी, बल्कि 10.72 किलो टन पार्टिकुलेट मैटर और 11.12 किलो टन कार्बन प्रति वर्ष रोकेगी। स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को कार्बन करने और अगली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के और सुरक्षित के रूप ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाकर देश विश्व के साथ तालमेल बैठा। बातचीत के देहरादून दान का स्थान बने, वह वहाँ के प्रदूषण कॉलेजों और विद्यालयों में वैज्ञानिक बढ़ते। अगली न्यूज का टाइटल है बैक एक्ट स्कूल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वापस स्कूल में। सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ स्कूलों को फिर से खोलना जारी रखा जा सकता है। राज्य सरकारों ने कुछ कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का कठिन निर्णय लिया है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच आम सहमति से प्रोत्साहित किया गया है कि छात्रों और समाज को बड़े पैमाने पर लाभ एक कोविड-19 उछाल के जोखिम से अधिक है। उनमें से कई के फिर से खोलने के एक हफ्ते बाद मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों और छात्रों के बीच संक्रमण ने अलार्म नहीं बजाया। हालांकि महामारी के प्रति सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण लापरवाह हो गया है। तमिलनाडु के डेटा से पता चलता है कि फिर से खोलने के बाद लगभग 30 छात्रों और शिक्षकों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। के लिए राज्य ने संस्थानों को खुला रखते हुए संपर्कों और परीक्षण का पता लगाकर प्रतिक्रिया दी है। केरल, जिसने संक्रमण दर को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया है और एक दिन में लगभग 25,000 मामलों की रिपोर्ट करना जारी रखता है, कम से कम एकल खुराक टीकाकरण के बायो बबल के भीतर आवासीय उच्च शिक्षा संस्थानों और अंतिम वर्ष की कॉलेज कक्षाओं को फिर से खोलने का उपक्रम कर रहा है। स्कूली शिक्षा की बहाली एक दुविधा पैदा करती है। देश में लाखों लोगों के लिए शिक्षा की अपंगता ने यह सवाल उठाया है कि क्या सरकारों ने लंबे समय तक बंद रहने से होने वाले नुकसान को सीमित करने की तत्परता दिखाई है। अगस्त में अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8% छात्रों के पास ऑनलाइन सीखने की पहुंच थी और 37% छात्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। यह भी पाया गया है कि
स्मार्टफोन वाले अल्पसंख्यक छात्रों यानी शहरी क्षेत्रों में 1% और ग्रामीण सेटिंग में 15% को नियमित निर्देश प्राप्त। यह संकट 1 वर्ष से अधिक समय से उपेक्षित रहा है और व्यक्तिगत रूप से शिक्षण को फिर से शुरू करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। स्कूलों को फिर से खोलने आसपास की प्रमुख चिंताओं में छात्रों के घर में कमजोर व्यक्तियों के प्रभाव के साथ परिसरों में वायरस को संभावित संचरण होता है। यहाँ कोविड-19 के दौरान स्कूली शिक्षा पर यूरोपीय तकनीक सलाहकार समूह की वकालत छोटे वर्ग के आकार के भी व्यापक स्थान स्कूल में कंपित आराम विचार करने योग्य है। पैनल एक अनुवर्ती प्रोटोकॉल विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। जब मामलों का एक समूह स्कूल व्यापी परीक्षण की ओर जाता है, कई सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तर्क है कि बच्चों आमतौर पर 6 से 14 आयु वर्ग में मध्यम या गंभीर कोविड-19 संक्रमण का सबसे कम जोखिम युक्त वाले होते हैं, जबकि यह वह समूह भी है जिसे अच्छी मूलभूत शिक्षण की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश छात्र टीकाकरण के लिए पात्र नहीं है। WHO की सिफारिश है कि इन विद्यार्थियों के लिए फिर से खोलने की दिशा में दृष्टिकोण को चेतावनी जानी चाहिए, जोखिम आधारित और सामुदायिक प्रसारण को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी और अच्छे वेंटिलेशन को बनाए रखने की क्षमता। शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों और पात्र छात्रों का टीकाकरण और सभी के लिए निःशुल्क परीक्षण अन्य प्रमुख कारक हैं। हिचकिचाहट या इनकार का दृढ़ता से मुकाबला किया जाना चाहिए। सरकारों को सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित व्यवहार के अपने लोक लुभावन भोग को समाप्त करना चाहिए ताकि सामुदायिक असर की स्पाइक को रोका जा सके, जो स्कूली शिक्षा की नवजात वापसी को खतरे में डाल सकती है। इसी के साथ ही ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। न्यूज जिसका टाइटल है द लैग बिटवीन जैब। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जैब के बीच अंतराल। केरल उच्च न्यायालय के आदेश से पहले दूसरी खुराक के प्रति झंडों की अनुमति देने के लिए 84 दिनों के अंतराल की समीक्षा करने की आवश्यकता है। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच समय अंतराल के संबंध में केरल उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप दिलचस्प और असामान्य दोनों है। इसने सरकार से कहा कि जो लोग इसे चाहते हैं उनके लिए पहली खुराक के 4 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक का समय निर्धारित करने की अनुमति दें। एक एकल न्यायाधीश ने माना है कि कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए 84 दिनों के मानदंड में ढील, जब आमतौर पर जनता के लिए अपनी दूसरी बार पाने के लिए खुला नहीं होता, भेदभाव के बराबर होता है। राष्ट्रीय टीकाकरण पोर्टल कोविन को 28 दिन के बाद दूसरी खुराक के निर्धारण की अनुमति देनी चाहिए। शुरुआत में तय की गई अवधि उन लोगों के लिए जो जल्दी सुरक्षा चाहते हैं। अपील पर सवाल उठाए जाने की संभावना है, भले ही इसका अपना तर्क हो। याचिकाकर्ता 2 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीके खरीदे हैं और अपनी दूसरी खुराक देने के लिए वर्तमान अनिवार्य 12 से 16 सप्ताह की अवधि का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों के बीच कुछ श्रेणियों के लिए न्यूनतम 12 सप्ताह के नियम से छूट की ओर इशारा करते हुए याचिकाकर्ता भुगतान किए गए टीकाकरण का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के लिए समान छूट चाहते हैं। अदालत ने इस तर्क का पक्ष लिया और 28 दिनों के बाद दूसरी खुराक चाहने वालों को प्रारंभिक सुरक्षा से वंचित करने को भेदभावपूर्ण करार दिया। अदालत ने इसे 2 खुराकों के बीच वैज्ञानिक रूप से मान्य 12 सप्ताह के अंतराल और व्यक्तियों द्वारा समर्थित प्रारंभिक सुरक्षा द्वारा प्रस्तावित बेहतर सुरक्षा के एक मुद्दे के रूप में तैयार किया। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि छूट अपरिहार्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए थी और पहले की दूसरी खुराक को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता था। अदालत ने अपने आदेश को कुछ वर्गों के पक्ष में भेदभाव के रूप में माना, लेकिन सरकार के मुफ्त टीके को स्वीकार करते हुए कहा कि क्या कोई व्यक्ति प्रारंभिक सुरक्षा और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने का हकदार है। इस सवाल पर निर्णय लेने से परहेज क्यों है? यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि विलंबित दूसरी खुराक अधिक लोगों तक उनकी पहली खुराक तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह है कि दूसरी खुराक के पहले प्रशासन की अनुमति देने का आदेश कम लोगों को पूर्ण सुरक्षा के बजाय अधिक लोगों को कुछ सुरक्षा देने के सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य पर आड़े आ सकता है। उक्त सीमा तक नीतिगत मामले में अदालत का हस्तक्षेप अपील को आमंत्रित कर सकता है। हालांकि यह इस मुद्दे को भी उठाता है कि क्या टीकाकरण की बढ़ती गति को देखते हुए खुराक के बीच 84 दिनों के अंतराल की नीति जारी रखनी चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित होने के बावजूद
4 से 6 सप्ताह के मानदंड से वर्तमान 12 से 16 सप्ताह में परिवर्तन को उच्च प्रभावकारिता से उतना ही निर्धारित किया जा सकता है जितना कि उस समय के टीके की उपलब्धता के आधार पर। सरकार के लिए समय आ गया है कि वह मानदंड की समीक्षा करे और किसी दिए गए क्षेत्र में टीकों की उपलब्धता और कोविड-19 प्रसार के आधार पर कम अंतराल की अनुमति दे। उस सीमा तक नीतिगत मामले में अदालत का हस्तक्षेप अपील को आमंत्रित कर सकता है। हालांकि यह इस मुद्दे को भी उठाता है कि क्या टीकाकरण की बढ़ती गति को देखते हुए खुराक के बीच 84 दिनों के अंतराल की नीति जारी रखनी चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज जिसका टाइटल है द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वाज ए फ्रॉड। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अफगानिस्तान पर आक्रमण एक धोखाधड़ी थी। पत्रकार का कहना है कि तालिबान 9/11 का बदला लेने की राजनीतिक लालसा को संतुष्ट करने के लिए एक सुविधाजनक लक्ष्य थे। साक्षात्कार है जॉन पिल्गर जी का। जॉन पिल्गर दुनिया के सबसे प्रशंसित खोजी पत्रकारों और वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। वह एमी और बाफ्टा सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस और अल जजीरा सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों और समाचार सेवाओं में योगदान दिया है। मिस्टर पिल्गर ने 20वीं और 21वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कैप्चर करते हुए 60 से अधिक वृत्तचित्रों का निर्देशन किया है। 2013 में उन्होंने ब्रेकिंग द साइलेंस, ट्रूथ एंड द लाइज इन द वॉर ऑन टेरर का निर्देशन किया। इस साक्षात्कार में वह अफगानिस्तान में वर्तमान राजनीतिक विकास, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और तालिबान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। संपादित अंश यह है। चलिए पढ़ना शुरू कर। 20 साल पहले तालिबान को उखाड़ फेंकने, लोकतंत्र की स्थापना और आतंकवाद को समाप्त करने के वादे के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, लेकिन आज तालिबान वापस आ गया है। आप स्थिति को कैसे देखते हैं? इसके बारे में पिल्गर जी कहते हैं, अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वादा घरेलू उपभोग के लिए एक बयानबाजी थी। अफगानिस्तान पर आक्रमण के लिए एक धोखा था। 9/11 का बदला लेने की राजनीतिक लालसा को संतुष्ट करने के लिए तालिबान एक सुविधाजनक लक्ष्य था। 9/11 के लिए एक प्रामाणिक सैन्य प्रतिक्रिया ने सऊदी अरब के महलों पर अमेरिकी बमों को गिरते हुए देखा होगा। 9/11 के अधिकांश अपहरणकर्ता सऊदी नागरिक थे। कम से कम खुद ओसामा बिन लादेन कोई अफगान नहीं था। 9/11 के दौरान नैतिक रुख का अफगानिस्तान पर आक्रमण से कोई लेना देना नहीं था। बिन लादेन पहले ही अफगानिस्तान छोड़ चुका था और तालिबान वैसे भी उससे छुटकारा पाना चाहता था। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की उपयोगिता एक युद्ध के दौरान मैदान के रूप में जिस पर सोवियत संघ को गिराना था, यह 9/11 की घटना से बहुत पहले हासिल किया गया। अफगानिस्तान में पीड़ा भी लाभदायक रही है। अमेरिकी गृह उद्योग ने वहाँ कई नए उत्पादों का परीक्षण एक हालिया अध्ययन में बताता है। अगर आप 18 सितंबर 2001 को अमेरिका के 5 रक्षा हथियारों में $10,000 का मुद्दा जिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अफगानिस्तान बल के लिए प्राधिकरण पर हस्ताक्षर किए, अब आप देख कैसे के रूप इस दशक तक पर है। अरब जगह प्रमुख धारकों पश्चिमी एशिया प्रांत अक्सर उप उत्पाद या क्षेत्र में साझेदारी करता है। चाहे हलवा अत्याचार अरबवाद आकार वाले लोग आशा धारवाद वाला की समर्थन इजराइल के संदेश साथ शांति बनाए और चाहे आप पश्चात कैसे जब आप आपसे संभव है धमकी देने व्यवहारिक का दावा कर और कर का स्वागत। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है। किस बात ने उन्हें तेजी से सत्ता हासिल करने में मदद की? इसके उत्तर में वो कहते हैं, तालिबान 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा लाए गए जिहादवाद के उदय का हिस्सा थे। वे मुजाहिदीन की एक शुद्धतावादी शाखा हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया सेवाओं द्वारा समर्थित और प्रोत्साहित किया गया था और CIA और ब्रिटेन के MI6 द्वारा नियंत्रित और सशस्त्र थे। अमेरिका के लिए एकमात्र रणनीतिक उद्देश्य सोवियत संघ को अस्थिर करना था, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। जब सोवियत संघ पश्चिम द्वारा बिछाए गए जाल में चला गया और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो जिहादवाद की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति तेजी से बढ़ी।
कई विडंबनाएं और त्रासदी हैं। तालिबान ने उस देश की सबसे प्रगतिशील सरकार को उखाड़कर अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की, जिसने 1970 के दशक में महिलाओं को समान अधिकार दिए। अफगानिस्तान छोड़ने की योजना में ट्रंप प्रशासन ने दोहा में सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तालिबान को चुना। कई लोगों का तर्क है कि कार्यवाही ने तालिबान को वैधता प्रदान, उस पश्चिमी समर्थित लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की तुलना में तालिबान को तरजीह क्यों दी। इसके उत्तर में वे कहते हैं, अफगान सरकार लोकतांत्रिक नहीं थी और न ही वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी। यह एक भ्रष्ट सरकार थी और डोनाल्ड ट्रंप और उनके योजनाकारों को पता चला था कि अमेरिका के समर्थन के बिना सरकार गिर जाएगी। जब अमेरिका ने 1975 के दक्षिणी वियतनामी शासन को त्याग दिया, जिसे उसने स्थापित किया था, शासन रातों रात गिर गया। इसकी एकमात्र वैधता इसकी अमेरिकी प्रयोजन थी। काबुल हवाई अड्डे पर पीड़ित लोग इसी प्रयोजन के शिकार हैं। वे साम्राज्यवाद के शिकार हैं। काबुल में तालिबान के साथ क्या अफगानिस्तान आने वाले दिनों में इस्लामी आतंकवादियों का गढ़ बनेगा? खैर ये प्रश्न है। इसके उत्तर में वो कहते हैं, खैर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आतंकवाद से आपका क्या मतलब है। दुनिया में सबसे सर्वव्यापी आतंकवाद राज्य प्रायोजित है। अमेरिका का आतंक के खिलाफ युद्ध वास्तव में आतंक का युद्ध था। 8 मुस्लिम देश तबाह हो गए थे। लैटिन अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत से ही आतंक का युद्ध चल रहा है। यदि आपका मतलब इस्लामिक आतंकवाद से है तो भविष्य अस्पष्ट है। इस्लामिक स्टेट में तालिबान एक गंभीर दुश्मन है, जिसका आतंकवाद ही केवल प्रमुख उद्देश्य है। तालिबान शासन का दुनिया और विशेष रूप से पश्चिम एशिया के लिए क्या मतलब है? के उत्तर में वो कहते हैं, मैं भविष्यवादी नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि अफगानों के लिए तालिबान का शासन कैसा होगा। यदि संयुक्त राष्ट्र पश्चिम को अफगानिस्तान को अलग थलग करने और अस्वीकृत करने की अनुमति देता है, तो तालिबान एक घेराबंदी की मानसिकता विकसित करेगा और उनका शासन कठोर होने की संभावना है। अफगानिस्तान में आपदा का एक सबक यह है कि साम्राज्यवाद अनगिनत मानवीय पीड़ा का कारण बनता है। क्या यह समय नहीं है कि हमने वह सबक सीखा? इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज को। अगली न्यूज, जिसका टाइटल है डिटेक्टिंग फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम, या हिंदी में मतलब है फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम का पता लगाना। लक्षणों का इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन शुरुआती पहचान और चिकित्सा व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। 2017 में ऑटिज्म से प्रभावित दिल्ली में एक व्यक्ति ने 40 साल की उम्र में अपना पहला डीएनए रक्त परीक्षण कराया। उसने फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम FXS के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। यह FMR1 नामक जीन में परिवर्तन के कारण होता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीन MFRP बनाता है। मस्तिष्क के विकास के लिए यह प्रोटीन आवश्यक है। भारत में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है। उस आदमी के जन्म से 14 साल बाद 1991 में 3 अमेरिकी आनुवंशिकीविदों, जिनके नाम हैं बेन ओस्ट्रा, डेविड नेल्सन और स्टीफन वॉरेन, द्वारा उत्परिवर्तन की खोज की गई और इसका नाम FRAXA रखा गया। उन्होंने पाया कि दुनिया भर में ऑटिज्म का प्रमुख विरासत में मिला ही इसका कारण था। 3 दशक पहले स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच इसका कोई प्राथमिक ज्ञान नहीं था। हालांकि FMR1 की खोज के बाद भी जागरूकता की कमी और समय का FXS का निदान करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण हर जगह व्याप्त है। भारत में पर्याप्त स्क्रीनिंग और नैदानिक सुविधाओं की कमी, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक, सामुदायिक सेटिंग्स में सर्वेक्षणों की अनुपस्थिति और नैदानिक अनुभव के आधार पर न्यूनतम अस्पताल डेटा सभी ने FXS को काफी हद तक ज्ञात नहीं रखा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तत्वाधान में PGIMER चंडीगढ़ द्वारा स्थापित एडवांस्ड सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड चाइल्ड हेल्थ के 2019 के समीक्षा पत्र के अनुसार निदान में देरी के कारण आनुवांशिक विकार की कम पहचान है। कम उम्र में और मान्य, सुलभ और किफायती नैदानिक उपकरणों के एक समान अनुप्रयोग की कमी। यह अनुमान है कि भारत में 4 लाख व्यक्तियों की पहचान उत्परिवर्तित FMRI से हुई है और जीन के 40 लाख अज्ञात वाहक हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार 7,000 पुरुषों में से 1 और 11,000 महिलाओं में से 1 FSX से प्रभावित हैं। FSS दुनिया भर में 4% आबादी में
ऑटिज्म का प्रमुख विरासत में मिला कारण है। सीडीसी का अनुमान है कि 259 महिलाओं में से एक और 800 पुरुषों में से एक में फ्रैगाइल एक्स होता है। एक माँ जो एक वाहक है, उसके बच्चों को परिवर्तित जीन पारित करने का 50% मौका है, जो या तो वाहक होंगे या FXS होंगे। जो पुरुष वाहक हैं, वे अपने बेटों को पूर्व म्यूटेशन नहीं देते हैं, लेकिन केवल बेटियां जो वाहक बन जाती हैं। बेंगलुरु में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वरिष्ठ न्यूरोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुमंत्र चटर्जी के अनुसार यह ज्ञान महत्वपूर्ण है और संख्याएं महत्वपूर्ण हैं और ध्यान देने की मांग करती हैं। उनका शोध FXS के शक्तिशाली भावनात्मक लक्षणों को ठीक करने पर केंद्रित है। शालिनी केडिया, जिन्होंने 2003 में FXS से प्रभावित परिवारों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में फ्रैगाइल एक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, का कहना है कि विशेष मां बनने का एक सूचित विकल्प बनना हर महिला का अधिकार है। अध्ययनों से पता चलता है कि FXS प्रचलन पर रूढ़िवादी पालन पोषण का एक उच्च प्रभाव है। समय पर पता लगाना। समय पर पता लगाने का सबसे सरल उपकरण DNA परीक्षण है। अमेरिका में ऑटिज्म से पीड़ित प्रत्येक बच्चे के लिए FXS परीक्षण अनिवार्य है। इससे माता पिता को अपने परिवार की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। भारत में डॉक्टर अक्सर उन महिलाओं का उचित मार्गदर्शन करने में विफल रहते हैं जिन्हें प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, देर से गर्भधारण होता है, डोनर अंडे के साथ IVF का विकल्प चुनते हैं या सरोगेसी के लिए भ्रूण दान करते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य पेशेवरों के अभ्यास के लिए FXS और अधिक सरकार द्वारा आयोजित सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों पर एक विस्तृत अध्याय शामिल करने के लिए MBBS पाठ्यक्रम में बदलाव का सुझाव देते हैं, ताकि FXS को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में माना जा सके। जन जागरूकता और गर्भावस्था की सूची में एक अतिरिक्त परीक्षण और अन्य गुणसूत्र असमानताओं जैसे डाउन सिंड्रोम के लिए प्रसव पूर्ण और नवजात परीक्षण फायदेमंद होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों को या तो FXS की जानकारी नहीं है या वे उसे वहन नहीं कर सकते हैं। परीक्षण प्रमुख सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं और लागत 4,500 रुपए और 7,500 रुपए के बीच होती है। लोगों को यह समझना चाहिए कि FXX द्वारा ट्रिगर किया गया ऑटिज्म एक व्यवहारिक स्थिति है। लक्षण सीखने में कठिनाई, भाषण में देरी, आक्रामक व्यवहार, अति सक्रियता, ध्यान की कमी, अपरिचित का डर, संवेदी प्रसंस्करण विकार और मोटर कौशल में समस्याएं हैं। इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक चिकित्सा व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। दुर्लभ लोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति 2017 कार्यान्वयन में चुनौतियों से सीमित थी। इस वर्ष सरकार ने दुर्लभ रोग अधिनियम के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की। यह दुर्लभ बीमारियों की घटनाओं और व्यापकता पर व्यवस्थित महामारी विज्ञान के अध्ययन की मांग करता है। सीधे FXS का नाम लिए बिना यह कम ज्ञात एकल जीन और अन्य आनुवंशिक विकारों के लिए प्रसवपूर्ण परीक्षणों की सिफारिश करता है। यह बहुत गहरा है क्योंकि महामारी के दौरान भी दुर्लभ बीमारियों पर बातचीत खुली कर रखनी पड़ती थी, अन्यथा यह उन सभी को छोड़ देगा जो सामना करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक असुरक्षित और अलग थलग महसूस करते हैं। तो इसी के साथ न्यूज समाप्त होती है। बढ़ता अगले न्यूज। उसका टाइटल है क्वेश्चनेबल कोटा पॉलिसी। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक संदिग्ध कोटा नीति। ओडिशा सरकार का एक प्रस्ताव सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। सोशल इंजीनियरिंग के एक उपकरण के रूप में आरक्षण भारत में मौसम का स्वाद प्रतीत होता है। जाति आधारित आरक्षण के प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद को जोड़ने के लिए कुछ महीने पहले ओडिशा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 15% आरक्षण का प्रस्ताव रखा, ताकि कोचिंग के लिए शारीरिक और आर्थिक पहुंच की कमी से उत्पन्न असमानता को कम किया जा सके। राज्य मशीनरी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। कई रिपोर्टें देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को उजागर करती हैं। उड़ीसा कोई अपवाद नहीं है। क्या राज्य सरकार के पास सरकारी स्कूलों में कामकाज में सुधार करने की
के लिए कोई गंभीर कार्य योजना है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निर्णय निश्चित रूप से स्कूलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस हस्तक्षेप से यह आभास होता है कि सरकारी स्कूलों से बहुत कम उम्मीद की जा सकती है। मॉडल स्कूलों को विकसित करने का मौजूदा जुनून इस धारणा को पुष्ट करता है। अपने कर्तव्य में विफल। भारत में लगभग 62% छात्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जाते हैं। अन्य 38% निजी संस्थानों में जाते हैं, जिनमें से कुछ अभिजात वर्ग के हैं और शेष संदिग्ध गुणवत्ता वाले हैं। ओडिशा में बहुत अधिक प्रतिशत छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इन सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए उच्च तकनीकी संस्थानों में सीटें आरक्षित करना सभी तर्कों को धता बताता है। आरक्षण की इस नीति की घोषणा करके सरकार यह स्वीकार करती दिख रही है कि वह अधिकांश छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने और उन्हें तकनीकी संस्थानों में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करने के अपने कर्तव्य में विफल रही है। दशकों पहले ओडिशा के छात्रों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च सफलता दर थी। इसका श्रेय सरकारी स्कूलों में रखी गई मजबूत शैक्षिक नींव को दिया गया। उन दिनों शिक्षकों को उनकी निर्विवाद ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। वे अपने बुलावे के प्रति समर्पित थे और समाज से सम्मान प्राप्त करते थे। समय के साथ ऐसा लगता है कि यह बदल गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले विचारों या प्रथाओं की कोई कमी नहीं है। इन विचारों पर काम करने के लिए सरकार के संकल्प की कमी है, जिसमें नई शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण, भाषा शिक्षण पर जोर, रिक्त शिक्षण पदों को भरना और लोगों और नीति निर्माताओं के बीच मानसिकता में बदलाव शामिल हैं कि सरकारी स्कूल आमतौर पर पिछड़े हैं और निजी स्कूलों से कम हैं। सरकार प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय एक समाधान खोजने की कोशिश कर रही है, जो समस्या को और खराब कर सकता है। बिना परीक्षा पास किए ही छात्रों को उच्च कक्षाओं में स्वतः प्रोन्नत करने की नीति को समाप्त करने की आवश्यकता है। संस्था बनाना कठिन है, इसका पुनर्निर्माण और भी अधिक कठिन है। राज्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार की इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने से शिक्षकों और छात्रों के मनोबल का निर्माण करने में काफी मदद मिलेगी, जो कि एक हीन भावना के साथ बड़े होने की संभावना है यदि ऊपर वर्णित जैसी त्रुटिपूर्ण नीतियों का पालन किया जाता है। कुछ को लाभ। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि कोटा समाज के कुछ वर्गों को मदद करेगा जो लंबे समय से अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरियों से वंचित हैं, लेकिन इस औचित्य पर फिर भी कई आधारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उनमें से एक यह है कि कोटा का लाभ यदि कोई हो, कोचिंग और अतिरिक्त प्रौद्योगिकी सक्षम संसाधनों तक बेहतर पहुंच वाले छात्रों की क्रीमी लेयर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। लाभ बंटवारे में एक शहरी पूर्वाग्रह भी हो सकता है। बातचीत थी अनन्य बेहरा जी के साथ, जो उत्कल विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की हुई हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है स्पेक्टर ऑफ सिविल वॉर इन एन आयरलैंड का हिंदी में एन आयरलैंड में गृह युद्ध की भूत। यह से 50 साल पहले 9 सितंबर 1971 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी में बम विस्फोटों और एक प्रोटेस्टेंट राजनेता ने एक मुश्त गृह युद्ध की धमकियों को उभारा। रोमन कैथोलिक विपक्षी नेताओं ने आज के दिन एक ब्रिटिश शांतिवादी को फटकार लगाई। गैर कानूनी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA के बंदूकधारियों द्वारा एक आसन्न हमले की आशंका ने ब्रिटेन के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल सर माइकल कार्वर को सैन्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बेलफास्ट में उड़ान भरने के लिए भेजा। वह कल रात अप्रत्याशित रूप से लंदन के उल्स्टर में शांति बनाए रखने वाले कर्तव्यों पर 12,500 ब्रिटिश सैनिकों की कमान संभालने वाले अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए उड़ान भरी। बेलफास्ट में आधी रात के बाद 2 बम विस्फोट हुए, एक आर्मी वेटरन्स क्लब में और दूसरा एक छोटी फैक्ट्री में। अज्ञात चोटों के साथ 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ और आयरिश गणराज्य के प्रधानमंत्री जैक लिंच के बीच दोनों दिनों की शिखर वार्ता के बाद कल रात लंदन में ब्रिटिश शांति कदम की घोषणा की गई, जो उत्तर में रक्तपात को रोकने के तरीकों पर बर्फीले विवाद में समाप्त
समाप्त हो गया। पिछले 2 साल में 100 लोगों की जान जा चुकी है। गृह सचिव रेजिनाल्ड मॉडलिंग ने उत्तरी आयरलैंड के सामंती समुदायों के सभी वर्गों को एक गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य कैथोलिक अल्पसंख्यक को 50 वर्षों तक प्रोटेस्टेंटों द्वारा शासित ब्रिटिश प्रांत में एक सक्रिय, स्थायी और गारंटीकृत भूमिका देना था। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ का टाइटल है द मोपले रिवॉल्ट। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये आज से 100 साल पहले 9 सितंबर 1921 की घटना है। मोपला विद्रोह 7वें इंस्टेंस का बंगाली लिखते हैं, मद्रास के महामहिम राज्यपाल ने देखा है कि मोपला विद्रोह ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य की एक व्यापक साजिश का परिणाम है। इस अवलोकन को ध्यान में रखते हुए यह पूछताछ करना उचित है कि इस साजिश का तथ्य लॉर्ड विलिंगडन के ध्यान में कितने समय पहले लाया गया था और वास्तविक प्रकोप से पहले इसे रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया था। क्या महामहिम ने साजिश के बारे में पहले या बाद में सुना था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका उत्तर यह निर्धारित करेगा कि मद्रास में खुफिया विभाग कितना कुशल है। हमें लगता है कि इसलिए हमें इस बिंदु पर सकारात्मक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। हालांकि यह मानते हुए कि मद्रास के राज्यपाल को, जैसा कि उन्हें होना चाहिए था, कानून विहीनता के फैलने से बहुत पहले से साजिश के बारे में पता होना चाहिए था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं एडिटोरियल सेक्शन की सबसे अंतिम न्यूज, जो की है डेटा पॉइंट। इस डेटा में भारत में नौकरियों की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें लिखा है कि अगस्त के महीने में भारत में बेरोजगारी की दर जुलाई के 7% से बढ़कर 8.3% हो गई, जिसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण कृषि क्षेत्र में नौकरियों की कमी, क्योंकि कृषि संबंधी कार्य सीजनल होता है, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मजदूरों की कमी के कारण से उत्पन्न हुई है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा लिखे हुए हैं। ये पिछले 2 साल के डेटा हैं जो इंडस्ट्री, सर्विसेज और ऑक्यूपेशनल ग्रुप से संबंधित हैं। अगस्त 2019 से लेकर के अगस्त 2021 तक के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, रिटेल, नॉन प्रोफेशनल, अदर्स, बिजनेस, सैलरी, ट्रेडर्स एंड लेबर्स, फार्मर्स, सभी के डेटा को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आज एडिटोरियल न्यूज सभी खबरें समाप्त होती। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।